हम क्या देखेंगे, अरस्तु का परिवार सिद्धांत और दासता का सिद्धांत। तो पहले हम देखेंगे कि परिवार का सिद्धांत अरस्तु का क्या है। अरस्तु एक परिवार का त्रिकोणात्मक सिद्धांत देते हैं। कैसा सिद्धांत देते हैं? त्रिकोणात्मक सिद्धांत देते हैं, जो पिता पुत्र, पति पत्नी और स्वामी तथा दास से मिलकर के बनता है। तो प्रश्न है कि परिवार क्या है? परिवार वह व्यवस्था है जिसमें पति पत्नी, स्वामी और दास तथा पिता और पुत्र आपस में परस्पर नियमानुसार व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? नियमानुसार व्यवहार करते हैं। तो क्या बनता है? परिवार। तो परिवार में कितनी इकाई हुई? 3 इकाई। कौन कौन इकाई हुई? पहली इकाई हुई पति और पत्नी, दूसरी इकाई हुई स्वामी और दास, और तीसरी इकाई कौन सी हुई? पिता और पुत्र। जैसे प्लेटो, हमने पिछली बार आपको बताया था कि प्लेटो क्या है? स्त्रीवादी विचारक। आप देखिए तो प्लेटो के सिद्धांत में दार्शनिक रानियां भी महिलाओं की शिक्षा पर बल देता है। वो कहता है कि स्त्रियों की प्रतिभा क्या हो रही है? चूल्हे चक्की में बर्बाद हो रही है, जबकि शारीरिक बनावट छोड़ करके उनकी दक्षता और प्रतिभा पुरुषों के समान। वही अरस्तु स्त्रीवादी विचारक न होकर के पुरुषवादी विचारक। कैसा विचारक? पुरुषवादी विचारक। वो कहता है कि नहीं, स्त्रियां क्या हैं? कमजोर है। क्या है? कमजोर है। उनमें नैतिक गुणों के विकास की संभावना नहीं है। नैतिक गुणों के विकास की संभावना नहीं है। वे अपना नैतिक गुण विकसित नहीं कर पाती, इसलिए वे क्या है? निर्भर है। किस पर निर्भर है? पुरुषों पर। जो कर सकता है। तो कर कौन सकता है? पुरुष। पुरुष कर सकता है। तो स्त्री किस पे निर्भर है? पुरुष पे। कहता है कि जैसे शरीर में 2 प्रकार के काम होते हैं। शरीर में 2 प्रकार के काम होते हैं। कौन कौन? एक इंटीग्रल काम, जो मेन काम होता है, इंटीग्रल काम, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। मानव के शरीर में 2 प्रकार के काम करते हैं। एक इंटीग्रल काम करता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री काम करता है। इंटीग्रल काम क्या है? कौन करता है? दिमाग करता है। कॉम्प्लीमेंट्री काम कौन करता है? हाथ करता है, मुंह करता है, पैर करता है। यानी मेन काम कौन कर रहा है? दिमाग कर रहा है। तो इंटीग्रल काम प्लेटो के अनुसार कौन कर रहा है? प्लेटो के अनुसार इंटीग्रल काम कर रहा है पुरुष। कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है। जबकि स्त्री क्या काम कर रही है? कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रही है। प्लेटो अरस्तु के अनुसार स्त्री पर पुरुष निर्भर है, केवल किस काम के लिए? लैंगिक प्रजनन के लिए। वो जो निर्भरता है वो निम्न क्वालिटी की निर्भरता है। किस क्वालिटी की? निम्न क्वालिटी की है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? सद्गुण। क्या है मानव जीवन का लक्ष्य? सद्गुण। और ये सद्गुण कौन डेवलप करेगा? पुरुष डेवलप करेगा। अरस्तु का मानना है कि सद्गुण तो 2 प्रकार के होते हैं, नैतिक होता है और बौद्धिक होता है। लेकिन इन दोनों सद्गुणों से आनंद, जो मानव जीवन का लक्ष्य है, वो नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिए कुछ और भी चाहिए। वो क्या चीज चाहिए? संपत्ति चाहिए, परिवार चाहिए। परिवार में जैसे मैंने आपको बताया कि पिता पुत्र है, पति पत्नी है, स्वामी और दास। तो वो पुरुषवादी विचारक है, तो पूरी उसकी अवधारणा किस पर पेश होगी? पुरुष पर पेश होगी कि नहीं होगी? जो जिसको मानेगा उसी को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करेगा कि नहीं करेगा? उसी के गुणों का बखान करेगा कि नहीं करेगा? नेचुरल सी बात है कि उसी के गुणों का बखान किया जाएगा। तो कहता है कि स्त्री जो है बौद्धिक गुणों से हीन है। ये क्या है? बौद्धिक गुणों से, उसमें बुद्धि का विकास बहुत नहीं हुआ। वो ये नहीं जान पाती कि उसका हित किसमें है। उसका हित किसमें है? वो स्त्री नहीं जान पाती है। कहता है कि वो नैतिकता के विकास में सफल है। तो पुरुषों पर निर्भर हो जाती है।
शादी की उम्र तय करता है। कहता है स्त्री 20 साल की उम्र में शादी के योग्य हो जाती है। कितने साल की उम्र में? 20 साल की उम्र में शादी के योग्य हो जाती है। क्यों? कहता है कि उसको केवल घर गृहस्थी तो चलाना है, इसलिए वो घर गृहस्थी 20 साल में सीख जाती है। जबकि पुरुष 40 साल की उम्र में शादी के योग्य होता है। कितनी साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में शादी के योग्य होता है। क्यों? क्योंकि उसको घर गृहस्थी के अलावा उसका लक्ष्य क्या है? बौद्धिक और लक्ष्य, मानसिक विकास का लक्ष्य है। साथ ही साथ उसे जीवन का कुछ अनुभव आना चाहिए, क्योंकि संसार है ना, बहुत प्रकार के काम मिलेंगे, बहुत काम आएंगे, तो सारे अनुभव उसको होने चाहिए। तो कहा कि पति और पत्नी के बीच लगभग 20 साल का अंतर होना चाहिए। लड़की की शादी 20 साल पे कर देनी चाहिए और पुरुष की शादी कितने साल पे करनी चाहिए? 40 साल पे। कहता है कि स्त्री 55 साल तक बच्चा पैदा कर सकती है, प्रजनन का काम कर सकती है, और पुरुष 70 साल तक प्रजनन के काम को संपादित कर सकता है। कहा कि जब पति और पत्नी के बीच, पति और पत्नी के बीच पिता और पुत्री के बराबर की आयु का डिफरेंस होगा, तो पत्नी पति की अधीनता आसानी से स्वीकार करेगी, कोई प्रतिवाद नहीं करेगी। सोफोक्लिस एक सोफिस्ट विचारक है, वो कहता है कि स्त्री का गहना क्या है? नम्रता है, चुप्पी है, विनम्र है, जो आदमी कहे हाँ जी करे और चुप रहे। अरस्तु इस बात को पुनः दोहराता है, कहता बिल्कुल सही बात है, मैं सोफोक्लिस से सहमत हूं कि नम्रता और चुप्पी ही स्त्री का आभूषण है। क्या? नम्रता और चुप्पी ही आभूषण है। इस प्रकार से वो क्या बताता है? पति और पत्नी के रिश्ते का वर्णन कहता है। कहता है कि स्त्रियां तो निष्क्रिय होती हैं, लैंगिक संबंध के अलावा, प्रजनन के अलावा उनका कोई रोल नहीं है। पुरुष सक्रिय होता है, वो समाज चलाता है, राज चलाता है, और दासों को भी बताता है कि सद्गुण क्या है, उसको सद्गुण की समझ है। पुरुष को सद्गुण की समझ है, स्त्री को सद्गुण की समझ नहीं है। इस प्रकार से उसके परिवार के सिद्धांत में पुरुष क्या हो जाता है? प्राथमिक हो जाता है, स्त्री द्वितीयक हो जाती है। और कहता है कि घर का जो मुखिया होगा, घर का वयोवृद्ध पुरुष होगा। इस प्रकार वो पैतृक प्रणाली को स्वीकारता है, पैट्रियार्कल सिस्टम को फैमिली में एक्सेप्ट करता है। कहता है कि पति है, पति घर का मुखिया होगा, पति के बाद उसका बेटा मुखिया होगा, पत्नी मातृ सत्ता की बात वो नहीं करता है। अब आइए दूसरा देखिए, पिता पुत्र का संबंध। जब पिता और पुत्र के संबंधों की चर्चा करेंगे तो पुत्र क्या होगा? एकाएक तो बड़ा हो नहीं जाएगा, पुत्र छोटा होगा, तो पिता उसको आदेश देगा। पिता क्या करेगा? आदेश देगा। उस आदेश का पालन करना पुत्र का धर्म होगा, पुत्र का कर्तव्य होगा, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। तो जब क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो कैसा तंत्र है? राजतंत्रात्मक है। अर्थात पिता पुत्र, कम आयु का पुत्र और पिता के बीच किस प्रकार का रिश्ता डेवलप हो रहा है? राजतंत्रात्मक संबंध विकसित हो रहा है। हम कह सकते हैं कि पदसोपानात्मक संबंध विकसित हो रहा है। कैसा संबंध? पदसोपानात्मक संबंध विकसित हो रहा है। लेकिन जैसे ही बेटा बड़ा हुआ तो क्या करेगा? वो पिता की बातों पर टिप्पणी करेगा, बात विवाद करेगा। उसके लिए कौन सा पिता अच्छा होगा? उसके लिए पिता अच्छा है जो उसका मार्गदर्शन करे। क्या करे? मार्गदर्शन करे। कैसा मार्गदर्शन करे? सही मार्गदर्शन। दूसरा पिता कौन अच्छा होगा? जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तो वही अच्छा पिता होगा। पुत्र जैसे जैसे बड़ा होगा, एक स्तर पर वो अपने पिता की भांति होने जाता है।
अधिकारों को धीरे धीरे क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। और माँ जो है पिता से हीन है, माँ जो है पिता से हीन है, पुत्र जो है पिता जैसा हो रहा है, तो माँ फिर क्या हो जाएगी, पुत्र से भी हीन हो जाएगी। माँ क्या होगी, पुत्र से हीन हो जाएगी, पुत्र से निम्न हो जाएगी। इस प्रकार सर परिवार की सत्ता किसके पास आ जाएगी, पुरुष, परिवार की सत्ता आ जाएगी पुत्र के पास। अब प्रश्न होता है, एक बार तो यूरिपाइडी एक विचारक था, वो कहता था कि हमने प्लेटो का जब साम्यवाद पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि उसने नारी साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। यूरिपाइडी कहता है कि नहीं, स्त्रियां तो पुरुषों के समान चतुर हैं और गुणों में, दक्षता में पुरुषों के समान है। कौन कहता है, यूरिपाइडी कहता है कि पुरुषों के समान स्त्रियां हैं और स्त्रियों के समान स्त्रियां चतुर हैं। पुरुषों के समान स्त्रियां दक्ष हैं और साथ साथ चतुर भी हैं। लेकिन अरस्तु इस बात का खंडन करता है ना, यूरिपाइडीज की बात सही नहीं। इस प्रकार से वो अपनी बातें पिता पुत्र के विषय में और पति पत्नी के विषय में करता है। और अब आता है स्वामी और दास का। उसके परिवार का तीसरा अंग कौन है, स्वामी और दास। स्वामी और दास कहता है कि दास क्या है, संपत्ति का एक प्रकार है। क्या है, संपत्ति का प्रकार, संपत्ति है। संपत्ति कैसी संपत्ति, दो प्रकार की संपत्ति, सजीव और निर्जीव। तो दास क्या है, सजीव संपत्ति। दास क्या है, सजीव संपत्ति है। कहता है कि स्वामी को बहुत सारे काम करने होते हैं। यदि वो तुच्छ काम करने लगेगा, जैसे खेती का काम, घरेलू छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरी करने लगेगा, तो उच्च काम जैसे राजकाज के काम है, इन कामों के लिए, नैतिक विकास के काम है, बौद्धिक काम है, इस काम के लिए उसको टाइम नहीं मिलेगा। तो कहता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दास को अपने स्वामी के निम्न कार्यों को करना चाहिए और स्वामी को दास का विकास करना चाहिए। ठीक, हम दास के विषय में अब अगले लेक्चर में बात